हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेस्ट सीरीज डिस्कशन। दोस्तों, तैयारियां आखिरी पड़ाव पर चल रही हैं और अब हमारे जो फुल लेंथ टेस्ट है वो स्टार्ट हो गए हैं। फुल लेंथ में नीट का कंप्लीट सिलेबस है और ये जो टेस्ट सीरीज का डिस्कशन होने वाला है इस टेस्ट पेपर का, ये 12th वाला है 12वां, जिसमें पूरा नीट का सिलेबस कवर किया गया है। एज यूजुअल एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा समझाने की वहाँ ज़्यादा बात की जाएगी, जहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स होंगे वहाँ आंसर से काम चलाया जाएगा। एक एक करके बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, 101 की बात हो रही है। एक इक्वेशन दी है, इन द इक्वेशन जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर यानी रेस्पिरेटरी लॉसेस इज इक्वल टू एनपीपी। ये किसने इक्वेशन दी है? जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर यानी रेस्पिरेटरी लॉसेस इक्वल टू एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेस्पिरेटरी लॉसेस रिप्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये फर्स्ट के बाद में नेक्स्ट 102 102 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनेशियस। तो दो टर्म है हमारे पास में, एक है मोनेशियस, एक है डायोशियस। मोनेशियस मतलब एक ही प्लांट के अंदर दोनों सेक्सेस हो, मेल फीमेल, और डायोशियस मतलब अलग अलग मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट्स अलग। वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मोनेशियस है। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला वो जो आ रहा है फर्स्ट, वो है कारा। कारा क्या है यार? ये ग्रीन अलगा है। 12th क्लास की एनसीईआरटी में जो सबसे पहले वाला चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो डिलीट हो चुका है, उसमें इसका डायग्राम भी दिया हुआ था और वहां ये मेंशन था कि इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट के अंदर थे। तो ये मोनेशियस है, सही बात है। मार्केंशिया ये डायोशियस होता है, मेल फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। साइकस, तो पाइनस और साइकस में अंतर था। पाइनस के अंदर एक ही प्लांट में मेल और फीमेल कौन हुआ करते थे, साइकस में अलग अलग मेल फीमेल प्लांट अलग अलग। ये भी मोनेशियस नहीं है, डायोशियस थे। केरी का पपाया यानी पपीता, उसमें भी हमें मेल प्लांट फीमेल प्लांट दो अलग अलग प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है फसल के लिए या फ्रूट लेने के लिए। ये भी डायोशियस का एग्जाम्पल है, हमें मोनेशियस पूछा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो ये बेसिक टर्म्स हैं दो। 104 104 वो बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए और देखते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं। द कोडिंग डीएनए सीक्वेंस ऑफ द जीन आर कॉल्ड एक्सॉन एंड द इंटरवेनिंग नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस आर कॉल्ड इंट्रॉन। बिल्कुल सही बात है। जो कोडिंग वाले हैं वो एक्सॉन होते हैं, जो नॉन कोडिंग वाले हैं तो इंट्रॉन होते हैं। ये तो करेक्ट है, हमें चाहिए नाम नॉट करेक्ट। टेमिन एंड बाल्टीमोर रिपोर्टेड रिवर्सल ऑफ सेंट्रल डोग्मा बाय डिस्कवरिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन सम वायरसेस। बिल्कुल सही बात है, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या इसी को टेमिनिज्म से भी पुकारा जाता है। ये सही बात है। हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए यानी एचएनआरएनए यानी न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए आर द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल व्हिच कैरी अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। नहीं साहब, ये हेट्रोजीनियस नहीं है, बल्कि ये आएगा टीआरएनए के लिए। टीआरएनए के लिए सही है, यानी ये बात गलत लिखी है। इन ट्रांसक्रिप्शन only a segment of DNA and only one of the strand is copied into RNA। हाँ, यानी जो टेम्पलेट होता है उसकी कॉपी की जाती है, जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उस जैसा बनता है। ये सही बात है। उसने इनकरेक्ट पूछा था, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 105 डायडेल्फस स्टेमेंस आर फाउंड इन। ये मोनोडेल्फस यानी चाइनारोस के अंदर, डायडेल्फस यानी पी के अंदर, जिसके अंदर 9 स्टेमेन का एक बंडल होता है। सिंगल को हम एक बंडल कंसीडर करते हैं। डायडेल्फस कंडीशन मिलती है देखने के लिए हमें पी, और पॉलीएडेल्फस कंडीशन वो सिट्रस में देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पी डायडेल्फस कंडीशन 9+1 वाली। 106 द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड इन अ फील्ड 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिएसिटिक एसिड यानी ऑक्सीजन का ये सिंथेटिक फॉर्म है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, 2,4-D 2,4-D 2,4,5-T ये सारे के सारे वीडिसाइड के रूप में यूज किए जाते हैं। 108 द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंदर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा। ये 3 टाइप का जो होता है पॉलिनेशन, ऑटोगेमी, जीनोगेमी, जिटोनोगेमी। तो ये जीनोगेमी का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर अलग अलग प्लांट अलग अलग होते हैं, एक ही स्पीसीज के होते हैं,
ये क्रॉस पॉलिनेशन है जीनोगेमी। जिटोनोगेमी के अंदर तो प्लांट सेम होता है, फ्लावर अलग अलग होते हैं, है ना। चेस्मोगेमी ये तो ऐसा फ्लावर होता है जो खुलने वाला फ्लावर को बोलते हैं। क्लिस्टोगेमी ऐसा फ्लावर होता है जो खुलता नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जीनोगेमी। नेक्स्ट 109, 109, Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? Frequently asked क्वेश्चन है, ये आमतौर पर पूछा जाता है कि म्यूसिस में किस स्टेज में सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग होता है, वो होता है एनाफेज सेकंड के अंदर। करेक्ट आंसर बी। 110, when the centromere is situated in the middle of the two equal arms of chromosomes, the chromosome is referred as, यानी सभी टाइप के अपनों को पता है सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेसिस पर हम क्रोमोसोम्स को क्लासिफाई करते हैं। ये अलग अलग सेंट्रोमेयर की पोजीशन बता दूं मैं आपको, बिल्कुल बीच में या सब मेटासेंट्रिक या बिल्कुल छोटा सा या बिल्कुल ऐसा, एकदम बीच में मेटासेंट्रिक, ये सब मेटासेंट्रिक, ये एक्रोसेंट्रिक, ये टीलोसेंट्रिक। उसने पूछा है मिडिल, बीच में, टू इक्वल आर्म्स, दोनों इक्वल आर्म, ये मिडिल में भी है और इक्वल आर्म है, ये हो जाएगा मेटासेंट्रिक। करेक्ट आंसर होना है डी। नेक्स्ट 111, in spite of interspecific competition in nature, which mechanism of competing species might have evolved for their survival? तो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन तो है, लेकिन फिर क्या करें ऐसा कि जिससे उनका सर्वाइवल लंबे समय तक चलता रहे? तो कुछ मत करो, रिसोर्सेज का पार्टीशनिंग कर लो। यानी कुछ लोग दिन में रिसोर्सेज को कंज्यूम करो, यूज करो, कुछ लोग रात में करो, नॉक्टर्नल डायurnal बन जाओ, कुछ हर्बीवोर बन जाओ, कुछ कार्निवोर बन जाओ, है ना, इस तरह से। या कुछ ग्रासेस खाने लगो, कुछ ट्रीज पत्ते लेने लगो, तो इस तरह से। या कुछ फ्रूगीवोर बन जाओ, फ्रूट खाने लग जाओ। तो इस तरह से रिसोर्सेज पार्टीशनिंग करके ये वाला काम किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 111, 111, ये तो हो गया। 112, 112, the production of gametes by parent formation of zygote, the F1 and F2 plant can be understood from a diagram called, ये पनेट स्क्वायर कहलाता है। करेक्ट आंसर बी। कोई ज्यादा उसमें करना नहीं, सोचना नहीं। 115, which of the following is an incorrect statement? ए में बोल रहा है वो माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। हाँ, माइक्रोबॉडीज हमें प्लांट एनिमल सेल दोनों में देखने को मिलती है। स्पिरोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम, प्लांट एनिमल दोनों में देखने को मिलती है हमें माइक्रोबॉडीज। तो ये तो सही बात है। सेकंड वाला देखते हैं। दोनों में देखने को मिलेगी। फिर बोल रहा है द पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। हाँ, एक दीवार की तरह काम कर रहा है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये काम करती है। सही बात है ये भी। न्यूक्लियर पोर एक्ट एज पैसेजेस फॉर प्रोटीन्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सही बात है। मटेरियल न्यूक्लियर पोर से ही न्यूक्लियस के अंदर और बाहर, यानी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस का अंदर का मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, इनके बीच जो एक्सचेंज होगा वो न्यूक्लियर पोर से होने वाला है। मैच्योर सी ट्यूब एलिमेंट पजेस अ कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस। नहीं, गलत बात है। सी ट्यूब के अंदर तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, फिर भी पढ़ दो। मैच्योर सी ट्यूब एलिमेंट पजेस अ कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस एंड यूजुअली साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल। तो ये तो गलत बात हो जाएगी, कोई न्यूक्लियस नहीं है, हमने इनकरेक्ट ही चुनना था। करेक्ट आंसर हो जाएगी डी। नेक्स्ट 116 में इज द कॉलम, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्या बोल रहा है देखते हैं। बोल रहा है सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, ये तो होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सही बात है। फिर बोल रहा है टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सारे के सारे स्ट्रक्चर फंक्शन में सिमिलर हो, वो हो जाएंगे सिंपल टिश्यू कहलाएगा। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, तो दो बचे मेरे पास, स्क्लेरेट्स और वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू में डिफरेंट टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं मुझे। डेड सेल्स विद हाईली थिकन वॉल एंड नैरो लुमेन, स्क्लेरेट्स का एग्जांपल है ये वाला। तो ए में हो जाएगा सेकंड, ए में सेकंड यहाँ दिख रहा है मुझे, बी में फोर्थ, हाँ है, सी में फर्स्ट, हाँ है, डी में थर्ड बन रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 116। नेक्स्ट अगला 117, फिर मैच द कॉलम टाइप है। फिर दिया है लिस्ट 1 और 2, देख लेते हैं जरा इसको।
क्रिस्टी इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, इनफोल्डिंग्स है अंदर की। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इन सेंट्रोमियर, इधर से भी देख सकते हैं। फ्लेटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स इन स्टोमा ऑफ प्लास्टिड, ये आपका थाइलेकॉइड आ जाएगा। सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इन क्रोमोसोम, और सिस्टरनी डिस्क शेप सेक्स इन गोल्गी अपैरेटस। तो ए में आ रहा है थर्ड, ए में थर्ड आ रहा है, तो फिर बी में फोर्थ, हाँ बी में फोर्थ आ रहा है। सी में फर्स्ट, हाँ सी में फर्स्ट भी आ रहा है। डी में सेकंड, डी में सेकंड भी आ रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 117, करेक्ट आंसर बी। मैच द कॉलम है। 120 वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अलगे कंटेन मेनिटॉल एज रिजर्व फूड मटेरियल। तो लेमिनेरिन एंड मेनिटॉल ये रिजर्व फूड होता है ब्राउन अलगी की केस में, उसी को देखना अपनों को। तो एक दिया है ग्रेडिलेरिया, एक्चुअल में वो होना चाहिए ग्रेसिलेरिया, तो एक मिल जाएगा आपको ग्रेसिलेरिया। ये तो रेड अलगी है, नहीं देगा। बॉलबॉक्स ग्रीन अलगी नहीं देगा। यूलोथ्रिक्स ग्रीन अलगी नहीं देगा। एक्टोकार्पस ये है ब्राउन अलगी का एग्जांपल, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 120। नेक्स्ट अगला 121, मैच द कॉलम ही है। ये मैच द कॉलम है। एस फेज, क्विसेंट फेज सबका दे रहा है, देख लेते जरा इसको भी ठीक से। एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये सही बात है। G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसिस इन एक्टिव स्टेज, इनएक्टिव फेज आ जाएगी क्विसेंट फेज। फिर G1 फेज और आपका बच्चा G2 फेज। देखा रहा है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन मतलब एस फेज, और इंटरवल माइटोसिस और एस फेज के बीच में क्या आएगा, G1 फेज। तो ये G1 फेज यहाँ आ जाएगा। और G2 फेज के अंदर मुझे प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ए के अंदर मिल रहा है मुझे फोर्थ, ए के अंदर मुझे दो जगह फोर्थ मिल रहा है। बी के अंदर मुझे मिल रहा है फर्स्ट, यहाँ मिल रहा है। सी के अंदर मुझे मिल रहा है सेकंड, यही मिल रहा है। और डी के अंदर मिल रहा है मुझे थर्ड, यहाँ पर मिल रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 121, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 122, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। कुछ पेयर दिए हैं, इन्हें सेलेक्ट करना है। इन डाइकोटिलीव्स वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल सेल्स, कंजक्टिव टिश्यू। नहीं साहब, ये कंजक्टिव टिश्यू तो हमें रूट में देखने को मिलता है, ये तो गलत बात लिखी, उसे कंजक्टिव टिश्यू नहीं बोलेंगे। बी वाला देख लो, सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहलाता है। सही बात है, ये स्टेम में देखने को मिलता है अपने को इस तरह से। जैसे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूं इसे, तो ये ऐसे हमें वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, कंजॉइन, ये वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। और इनके बीच में ये वाला जो पार्ट है, यहाँ जो टिश्यू मिलता है ये वाला, ये इन जगहों पर, यहाँ पर ये वाला जो है, ये मेडुलरी रेस के सेल्स हैं, फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग। ये बाद में कैम्बियम के रिंग भी बनाते हैं, क्योंकि मान लो अगर वो रिंग यहाँ से रहती है, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वर्ग होता है, तो फिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हमें यहीं से बनता है, ये यहाँ से ये बनाते हैं। वैसा करके एक रिंग तैयार हो जाती है। ये सही बात लिखी है हमारे पास में, बी वाली। और देखते हैं आगे। बी वाली बात तो सही है। सी में देख लेते हैं। लूज पेरेन्काइमा सेल्स रप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्मिंग अ लेंस शेप्ड ओपनिंग इन बार्क, स्पंज पेरेन्काइमा। नहीं साहब, स्पंज पेरेन्काइमा ये तो मैं लीफ के अंदर देखने को मिलता है, तो गलत बात लिखी है। लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीव्स, सब्सिडरी सेल्स। नहीं, सब्सिडरी सेल्स नहीं कहलाएंगे, गलत बात है ये तो, वो तो मोटर सेल कहलाते हैं, ये भी गलत बात है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 122 के बाद नेक्स्ट अगला 123, 123। In some members of which of the following pairs of families pollen grains retain their viability for months after release? तो कौन सी, तो आपकी एनसीईआरटी में दी है, दो फैमिलीज हैं, रोजेसी और लेग्यूमिनोसी। इनके अंदर आपको महीनों तक ये वाला काम चल जाएगा, जबकि पोएसी ये तो मोनोकॉट के फैमिलीज के अंदर तो कुछ घंटों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोजेसी एंड लेग्यूमिनोसी। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, एनसीईआरटी में है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। 124, which of the following statement is correct? Fusion of protoplasm between two motile on non-motile gametes.
फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल ऑन नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। हाँ, इसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। 3 स्टेजेस हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, जैसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। सही बात है ये तो। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। नहीं तो डेड एंड डिकेइंग वाले सेप्रोफाइट कहलाते हैं, तो गलत बात है। सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड शीथ सेल्स। नहीं साहब, वो शीथ सेल्स नहीं कहलाएंगे, वो तो आपका जो नॉस्टॉक है उसके अंदर स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं, वो शीथ सेल्स नहीं होते। फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। नहीं साहब, कैरियोगेमी तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो ये वो जो 124 था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 128 DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequences called repetitive DNA कहलाते हैं। कोई खास बात नहीं है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 129 फ्लोरल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है, समझ लेते हैं इसको भी। एक कॉलम के अंदर फ्लोरल फार्मूले दिए गए हैं, सेकंड वाले कॉलम के अंदर उनकी फैमिलीज हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं क्या है। तो ए, इसके अंदर उसे 9+ दे के रखा है, ये खास फीचर है आपका किसका, फेबेसी फैमिली का, तो ये तो हो जाएगा फेबेसी के अंदर। फिर ये 5 555 वाला है, और ये आ जाएगा आपका, मैं पहले आपको ट्रिक है बता देता हूँ। ये सब ट्राइमेरस वाले 3 वाले हैं, और 3 वाले अपने पास मिलते हैं लिलियेसी के अंदर। ये वाले 2+4 यानी ये ब्रेसिकेसी फैमिली वाले हैं, यहाँ से ले सकते हो आप इसको। और ये 555 वाला है, ये फार्मूला, और ये साथ में ये एपिपेटलस कंडीशन भी शो हो रही है, ये वाली। तो एक में तो आ जाएगा थर्ड यानी यहाँ, तो फिर बी में आ जाना चाहिए फोर्थ है, सी में आ जाना चाहिए सेकंड हो रहा है, और डी में आ जाना चाहिए फर्स्ट हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का डी। 130 द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन n = n0 e⁻rt। यहाँ पर e क्या रिप्रेजेंट करता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहले आ चुका है, ये नेचुरल लॉगरिथम का बेस रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 132 आया, 132 एनीथिंग रॉन्ग नहीं, ठीक है, समझते हैं 132 को। 132 वो बोल रहा है स्टडी द 4 स्टेटमेंट XSR गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द 2 करेक्ट ऑप्शंस, ये करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। ये 4 दिए, इनमें से 2 आपको चुनना है, चुनते हैं। एक में बोल रहा है अ लायन ईटिंग अ डियर एंड अ स्पैरो फीडिंग ऑन ग्रेन्स आर इकोलॉजिकली सिमिलर इन बीइंग कंज्यूमर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लायन अगर हिरन को खा रहा है वो अगर कंज्यूमर है, तो फिर ग्रेन को अगर क्रो खा रहा है, स्पैरो खा रहा है, तो वो कंज्यूमर है। करेक्ट बात है ये वाली। तो प्रेडेटर स्टारफिश पिजास्टर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ सम वर्टिब्रेट, सॉरी सम इनवर्टिब्रेट। ये दिया आपकी एनसीईआरटी के अंदर कि हमने एक्सपेरिमेंटली एक बार गैलापागोस आइलैंड से पिजास्टर फिश को हमने, सॉरी पिजास्टर स्टार फिश को वहां से हमने हटाया था एक्सपेरिमेंटली, तो हमने पाया कि 10 इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई थी। तो ये मेंटेन करने में मदद करते हैं, सही बात है ये वाली। सी में बोल रहा हूँ, थर्ड वाला बोल रहा है प्रेडेटर अल्टीमेटली लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ प्रे स्पीसीज। नहीं साहब, अगर वो प्रे को खत्म ही कर देगा तो खुद भी मर जाएगा, ये तो गलत बात है। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सच एज निकोटीन स्ट्राइसिन बाय द प्लांट्स आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। नहीं, कई इनमें डिफेंस के काम आते हैं, डिसऑर्डर थोड़ी है। तो करेक्ट 1 पूछे थे, 2 है, 1 और 2, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 132। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा है अपन 133 133 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। इनमें से कितने एग्जाम्पल ex-situ कंजर्वेशन के हैं। 2 टर्म है हमारे पास में, एक है इन situ, एक है ex-situ। इन situ मतलब जहां वो रह रहा है वहीं पर उसे कंजर्व करना, ex-situ अपने घर बुलाकर या दूसरी जगह ले जाकर करना। जूलॉजिकल पार्क उनने ex-situ पूछा है, हाँ ये है। नेशनल पार्क ये नहीं है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क ये है। बॉटनिकल गार्डन ये भी है। सेक्रेड ग्रोव्स ये नहीं है। यानी ए, सी और डी ये 3 है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 134 स्टेटमेंट दिए इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई
दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, सही बात है, लेकिन ऐसा बिखरा हुआ थोड़ी रहता है। अगर बिखरा हुआ रहेगा तो वो तो गड़बड़ी हो जाएगी, टूट टाट जाएगा। तो ये तो सही बात लिखी। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहे हैं, द डीएनए न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन। बिल्कुल सही बात है, नॉन बेसिक प्रोटीन से वो हेल्ड किए हुए रहते हैं, ये भी करेक्ट बात है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 134। नेक्स्ट 135 135 स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इटसेल्फ दैट heat killed that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material। हाँ, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से पता लगा था कि हमने हीट किल बैक्टीरिया लिया, लेकिन उसके बाद भी वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रखता था, ट्रांसफॉर्मेशन करने की कैपेबिलिटी रखता था। ये तो करेक्ट बात है। सेकंड बोल रहा है, इन फैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल also confers additional stability of DNA। बिल्कुल सही बात है कि हमने यूरासिल जो कि सबसे रिएक्टिव बेस है, नाइट्रोजनस बेस, उसकी जगह हमने थायमिन लेकर आ गए थे डीएनए बनाने के लिए, और साथ में शुगर भी हमने चेंज कर ली थी, डीऑक्सीराइबोज से राइबोज कर ली थी, यानी सेकंड पोजीशन पर OH की जगह H लेकर आ गए थे, एडिशनल स्टेबिलिटी मिली थी उससे। करेक्ट बात है ये, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 138, फिर मैच द कॉलम वाला है, करते लेते हैं यहीं पर कॉलम को मैच। वो बोल रहा है एस्परजिलस नाइगर ये सिट्रिक एसिड देता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड देता है, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटिरिक एसिड देता है, और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड देता है। ए के अंदर थर्ड यहाँ मिल रहा है, तो फिर बी के अंदर फर्स्ट है, तो फिर सी के अंदर फोर्थ है, तो फिर डी के अंदर सेकंड है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगला 141 पर आ जाते हैं। जेमी आर प्रेजेंट इन, जेमी कहां पर मिलेगा, लिवर बॉडी के अंदर मिलता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सिंपल बात है। 142 विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी वो जेमा कब जेमा बर्ड, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है उसका, लिवर बर्ड्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, देखते हैं इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी गलत मुझे देखना है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, बायोमास का पिरामिड सी के अंदर, तो सबसे पहले तो मुझे प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी वो आ जाएंगे फाइटोप्लैंक्टन, तो फिर जो जूप्लैंक्टन रहेंगे उनका मास बायोमास थोड़ा ज्यादा रहेगा, इन्हें कंज्यूम करने वाली स्मॉल फिशेज उनका बायोमास और ज्यादा रहेगा, उन्हें कंज्यूम करने वाली लार्ज फिशेज उनका बायोमास और ज्यादा रहेगा, जो शेप निकल कर आएगा वो तो इन्वर्टेड आएगा। ये बोल रहा है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, नहीं साहब गलत बात कर रहे हो ये वाली तो आप। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, हाँ ये आपने सही बात कर दी है, एक बात गलत करके एक सही भी कर दिया आपने। पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, नंबर का पिरामिड ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तो मान लो ये घास के इतने पौधे हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो फिर इनके ऊपर जो ग्रास हॉपर रहेंगे उनका नंबर घास से तो कम ही रहेगा, उनके ऊपर जो मेंढक रहेंगे उनका नंबर भी ग्रास हॉपर से कम रहेगा, उनके ऊपर जो स्नेक रहेंगे उनका नंबर भी मेंढक से कम रहेगा, तो ये पिरामिड अपराइट आ रहा है, करेक्ट बात बोल रहा है ये वाली। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, ये रहा पिरामिड ऑफ बायोमास सी के अंदर इन्वर्टेड, अभी बताया था, सही बात है, नॉट करेक्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 143 plants follow different pathways in response to environment or phases of life to form different kinds of structures, these abilities called plasticity है। ये अलग अलग एनवायरमेंट में या लाइफ के अलग अलग फेजेस में अलग अलग मॉर्फोलॉजी शो करना, जैसे हरा धनिया कोरिएंडर, मतलब हरा धनिया जो है हमारा, इसमें जुवेनाइल फेज में पत्तियों का शेप कुछ और होता है, एडल्ट फेज में कुछ और होता है, तो एज के हिसाब से फेजेस के हिसाब से चेंज आ रहा है। इसी तरह से बटरकप टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में उसकी पत्तियों का आकार कुछ और होता है, एक्वेटिक हैबिटेट में उसकी पत्तियों का आकार कुछ और होता है, हेट्रोफिली है, ये भी एक एग्जांपल है प्लास्टिसिटी का। इनके अलावा अगर आप कुछ और देखते हो जैसे पीपल की पत्ती, तो पीपल की पत्ती अगर जुवेनाइल फेज में रहेगी तो भी आप पहचान लोगे, एडल्ट फेज में रहेगी तो भी पहचान लोगे आप, तो अलग अलग जगहों पर, इसलिए प्लास्टिसिटी कहलाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 143 का। 144 अमेंसिलिज्म
कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो अमीन सीरीज के अंदर क्या होता है यार, एक को फायदा होता है, सॉरी एक को ना फायदा ना नुकसान और एक को नुकसान हो जाता है, यानी एक को फायदा ना नुकसान मतलब 0 और एक को नुकसान यानी ये, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 144। वो पेनिसिलिन का जो एग्जांपल था। 145 कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा, है ना, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्रिक ने जो दिया था सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसको देखना आप लोगों को क्या क्या लिखा है। जैसे ए दिया है ये वाला, तो ए के अंदर क्या हो रहा है, डीएनए से डीएनए बनने में रेप्लिकेशन, तो कहाँ है ए में रेप्लिकेशन का ट्रांसलेशन, गलत बात है। रेप्लिकेशन हाँ है, दिखा रहा है। ट्रांसडक्शन ये गलत बात है, रेप्लिकेशन दिखा रहा, मतलब ए और डी में से कुछ हो सकता है। बी डीएनए से एमआरएनए बनना, यानी ये रेप्लिकेशन है, फिर ये ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन भी शो कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ भी शो कर रहा है। फिर एमआरएनए से एक प्रोसेस सी होना और डी बन जाना, तो एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, मतलब डी के ऊपर बैठा है प्रोटीन, यानी यहाँ पर प्रोटीन है, यहाँ पर भी प्रोटीन है। अब सी ही डिसाइडिंग फैक्टर है, तो क्या होता है, ये रेप्लिकेशन है, ये ट्रांसक्रिप्शन है, तो ये क्या होता है ट्रांसलेशन। तो सी के अंदर रेप्लिकेशन दिया मतलब गलत, और यहाँ ट्रांसलेशन दिया मतलब सी के अंदर ट्रांसडक्शन नहीं आना चाहिए, एक्चुअल में ट्रांसलेशन आना। अच्छा ये वाला देख रहे थे, ये ट्रांसलेशन ये वाला सही। तो ये ए वाला रेप्लिकेशन है, बी वाला ट्रांसक्रिप्शन है, सी वाला ट्रांसलेशन है और डी वाला प्रोटीन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 146 क्या बोल रहा है 146 वाला, Genera like Selaginella and Salvinia produces 2 kinds of spore, heterospory है। Such plants are known as heterospory, phenomenon heterospory है, और प्लांट कहलाएंगे heterosporous। करेक्ट आंसर सी। 148 The first stable product of carbon dioxide fixation in sorghum is, यानी ये बात कर रहा है C4 प्लांट की, तो जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट C4 प्लांट में कौन सा होता है, ऑक्सिलोएसिटिक एसिड होता है 4 कार्बन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा उलझना नहीं है। 149 फिर उसने, अच्छा 149 विच ऑफ द फॉलोइंग अल्गी प्रोड्यूस केरागिन, केरागिन कौन देता है, हमें रेड अल्गी देता है। तो देख लेते हैं इसके अंदर कौन है भाई केरागिन, केरागिन हमें रेड अल्गी देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भी, ज्यादा उलझना नहीं इसके अंदर भी। 149 के बाद में 150 क्वेश्चन नंबर 150 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा 150 के अंदर एक मैच द कॉलम टाइप है, समझ लेते हैं। वही 2 लिस्ट दिए हैं, करके देख लेते हैं। ए प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, प्लांट टिश्यू कल्चर, मेरिस्टेमेटिक कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन। तो प्रोटोप्लाज्म का जो फ्यूजन है, प्लांट टिश्यू कल्चर और मेरिस्टेमेटिक कल्चर, ये वायरस फ्री हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक कल्चर। और माइक्रो प्रोपगेशन, ये एक एक करके बात कर लेते हैं। ए प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन जो है वो सोमा क्लोन के अंदर करते हैं हम। फिर प्लांट टिश्यू कल्चर, उसके अंदर आपका आ जाएगा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ये पोमेटो आना चाहिए कायदे से। तो फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं भाई क्या क्या है। मेरिस्टेमेटिक कल्चर वो तो वायरस फ्री है, मेरिस्टेमेटिक कल्चर वायरस फ्री है। माइक्रो प्रोपगेशन पोमेटो सोमाक्लोन टोटिपोटेंसी। प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन और प्लांट टिश्यू कल्चर माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन के अंदर अपन टोटिपोटेंसी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा पूरे पूरे प्लांट को बना सकता है। प्लांट टिश्यू कल्चर और प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, तो पोमेटो के अंदर हम प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करते हैं। और अब आपका रहा है प्लांट टिश्यू कल्चर, इससे जो बनेंगे वो सोमा क्लोन्स बनेंगे। तो ए के अंदर आ रहा है सेकंड वाला, यानी ए के अंदर सेकंड वाला यहाँ पर है। तो बी के अंदर फर्स्ट, बी के अंदर फर्स्ट नहीं आ रहा है प्लांट टिश्यू कल्चर। फिर एक बार देखते हैं, फिर से देखते हैं इसको, कोई खास बात नहीं है। जो अपनों को जो एकदम वेल नोन है, क्योंकि काफी हौच-पौच है, जो वेल नोन एकदम देख लेते हैं। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कल्चर, ये वायरस फ्री होता है, यानी सी के अंदर तो फोर्थ हो जाएगा। ए वाला प्रोटोप्लास्ट का जो फ्यूजन है वो पोमेटो, यानी हमने 2 अलग अलग सेल्स को मिलाया था
वो टोमेटो बनाने के लिए एक पोटैटो का एक टोमेटो का सेल लिया था, उनका प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराया था, तो सही बात है। प्लांट टिश्यू कल्चर टोटिपोटेंसी के लिए भी यूज किया जाता है। और आपका एक और आ रहा है माइक्रो प्रोपोगेशन, बिल्कुल सही बात है। तो माइक्रो प्रोपोगेशन के अंदर हमें जो मिलेंगे सारे क्लोन ही मिलेंगे, सोमा क्लोन कहलाएंगे वो। अब देख लो एक बार, ए के अंदर सेकंड हाँ है, बी के अंदर फर्स्ट, ठीक बात है टोटिपोटेंसी, सी के अंदर वेस्टेमेटिक कल्चर में वायरस फ्री है, और डी के अंदर थर्ड ये है। अब इनमें जो अपन थोड़ा सा वो कर रहे थे कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपोगेशन, तो प्लांट माइक्रो प्रोपोगेशन के अंदर मैं टोटिपोटेंसी इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि माइक्रो प्रोपोगेशन के अंदर सोमोक्लोन ज्यादा सूट कर रहा है। जितने भी प्लांट बनेंगे वो सारे के सारे एक दूसरे के कार्बन कॉपी होंगे, क्लोनिंग जैसा रहेगा, इसलिए ज्यादा ज्यादा बेहतर ये है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 151 क्या बोल रहा है, A typical एंजियोस्पर्मिक या एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटीज 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, ये याद ही करना पड़ेगा अपनों को, 7 सेल 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो 7 सेल कहाँ है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। 8 न्यूक्लियट कहाँ पर है, 8 न्यूक्लियट ये रहा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 152 The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium present in the soil at any given time is referred as standing state. करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट स्टेट फॉरवर्ड था, कुछ में समझाने की बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है यानी गलत कौन सा है, देख लेते हैं। स्ट्रोमल एमिली है PS1 ओनली एंड लेक NADP रिडक्टेज एंजाइम, या अब नया नाम है उसका FNR, सही बात है ये तो। सेकंड में ग्रेनल एमिली है बोथ PS1 एंड PS2 दोनों ही होते हैं इसके अंदर, तभी तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस चल पाता है यहाँ पर। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ PS1 एंड PS2, नहीं साहब यहाँ पर सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है, PS2 नहीं होता, सी रॉन्ग हो जाएगा। एक बार डी को भी देख लेते हैं। बोथ ATP एंड NADPH प्लस एस पॉजिटिव सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो सही बात है। साइक्लिक के अंदर सिर्फ ATP बनते हैं, नॉन साइक्लिक के अंदर ये दोनों बनते हैं, गलत पूछा है, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट अगला 154 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए करेक्ट देखना कौन सा करेक्ट है। RNA polymerase bind with Rho factor to terminate, identify the correct statement। RNA polymerase bind to Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria, बिल्कुल सही बात है। सिग्मा फैक्टर से शुरुआत होती है, रो फैक्टर से टर्मिनेशन होता है, ये तो सही बात है। दूसरे भी देख लेते हैं। द कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू एन mRNA, नहीं कोडिंग नहीं, वो तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का होता है, कोडिंग जैसा बनता है, गलत बात है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, नहीं साहब प्रोकैरियोट में तो फिर इसीलिए स्प्लाइसिंग होता ही नहीं है, ये तो यूकैरियोट का फीचर है, गलत बात है ये तो। इन केपिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड एट 3 प्राइम एंड, नहीं साहब 3 प्राइम नहीं, वो तो 5 प्राइम पर होता है, तो करेक्ट पूछा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगला 155 विच इज द रोल ऑफ RNA polymerase थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, ये NCERT में आपको RNA polymerase 1 2 3 क्या क्या काम करते हैं, क्या रोल है इनका, ये दिया हुआ है। इस पर लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी आते रहे क्वेश्चन, ये याद करना पड़ेगा आपको, एक एक करके देखते हैं अपन। ट्रांसक्राइब tRNA थर्ड की बात हो रही है, हाँ tRNA करता है। 5S राइबोसोमल RNA, तो राइबोसोमल RNA जो दूसरे सब हैं वो RNA polymerase 1 करता है, बाकी सभी थर्ड वाला यानी 5S वाला ये थर्ड कर देता है। और SN स्मॉल न्यूक्लियर RNA, तो ए आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड करेक्ट है। दूसरे भी देख सकते हो आप, ट्रांसक्राइब प्रिकर्सर ऑफ mRNA यानी HNRNA, वो तो RNA polymerase सेकंड करता है, तो ये आप देख सकते हो, सिंपल है, वो पेज पर आपको मिलेगा, याद करने वाली बात है। 156 विच स्टेट ऑफ म्यूटिक प्रोफेज शो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा एज इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर, तो अपने पास म्यूसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट के 5 सब स्टेजेस हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। इनके अंदर जाइगोटिन के अंदर तो जाइगोटिन के अंदर सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा और होमोलोगस क्रोमोसोम पास आ जाएंगे। डाइकाइनेसिस हाँ इसके अंदर ये वाला काम हो जाएगा, कियास्मेटा डिस्टिंक्ट दिखने लगेगा। पेकिटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, लेप्टोटिन के अंदर बहुत पतले थ्रेड जैसे हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 156 के बाद 168 which is the only enzyme
that has capacity to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryote. हाँ, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यानी सिंपली आरएनए पॉलीमरेज बोल सकते हो. करेक्ट आंसर ए, सिंपल. 169 द सेंट्रियोल अंडरगो रिप्लिकेशन ड्यूरिंग. तो एस फेज में दो काम होते हैं. न्यूक्लियस के अंदर रिप्लिकेशन हो रहा होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल का स्प्लिटिंग हो रहा होता है. करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एस फेज. स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई खास बात नहीं है. 170 170 द ऑर्गेनेल दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेल आते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल. पहले वाले में दिख रहा है. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. तो देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं. एंडोमेम्ब्रेन का सिस्टम. करेक्ट आंसर ए. स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिर्फ याद करने वाली बात है. 172 वो क्या बोल रहा है 172 में समझते हैं. अच्छा क्वेश्चन करने जैसा. और नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड. तो अब जमाते हैं थोड़ा सा. ये मैन कैसा होगा? एक्स वाई. एक महिला से शादी करेगा, वो कैसी होगी? एक्स एक्स. वो बोल रहा है कि नॉर्मल विजन मैन, यानी ये नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड. तो इनके पिताजी लेकर आ जाते हैं अपन. तो ये इनका कोई एक पिताजी रहे होंगे और इनकी माताजी रही होंगी. वो बोल रहे हैं हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड. तो इनके फादर कैसे थे? एक्स वाई, लेकिन यहाँ पर था सी. तो इनके पिताजी से इनके पास सिर्फ वाई क्रोमोसोम आएगा. तो कोई लेना देना ही नहीं इससे. यानी नॉर्मल बोलने का दूसरा तरीका हो गया. तो यहाँ पर ये नॉर्मल मैन है. मेरी इज अ नॉर्मल वुमन, ये नॉर्मल वुमन है. Whose father was also color blind. तो इसके भी पिताजी, ये इनकी माताजी, ये इनके पिताजी. पिताजी कैसे? एक्स वाई. बेटे में वाई जाता है और बेटी में एक्स जाता है. लेकिन इनके फादर कैसे थे? कलर ब्लाइंड. मतलब यहाँ पर आ जाएगा सी. तो फिर इनमें से एक सी रहेगा. ठीक है, ये तो इतनी कहानी हो गई. देयर फर्स्ट चाइल्ड इज डॉटर. व्हाट आर द चांसेस दैट दिस चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड. तो अपन वाई क्रोमोसोम को तो इग्नोर ही करो, डॉटर ही चाहिए अपनों को. तो यहाँ पर जो गैमेट बनेंगे एक्स वाले, यहाँ पर दो टाइप के गैमेट बनेंगे, एक एक्स और एक्स सी. ये वाले इनको मिलाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स एक्स, और इसको मिलाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स एक्स सी. ये नॉर्मल है, ये कैरियर है. उसने कलर ब्लाइंड पूछा है, एक भी नहीं, 0%. करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ शब्दों की बाजी करी है. 173 हो गया, नहीं 172 हुआ, 173 फिर आया. देख लेते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है, समझते हैं. इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल. ये एक मेल बना दो और एक ये फीमेल बना दो. बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया. अब सिकल सेल एनीमिया एक मेंडेलियन ट्रेट है. सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है? ये होता है ऑटोसोमल रिसेसिव. ठीक है. हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन. तो हेट्रोजाइगस मतलब यहाँ पर मुझे मिलेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, और यहाँ पर मिल जाएगा मुझे कैपिटल ए स्मॉल ए. व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिसीज. किन किन में कितने परसेंट में बीमारी होगी? तो इसके जो गैमेट बनेंगे दो टाइप के बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए. इनके भी जो गैमेट बनेंगे आधे कैपिटल ए वाले और आधे स्मॉल ए वाले. इनको मिला दो तो इसको और इसको मिलाएंगे तो कैपिटल ए. इनको और इनको मिलाएंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए. इसको और इसको मिलाएंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए, और इसको और इसको मिलाएंगे तो स्मॉल ए. चूंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव का एग्जाम्पल है, ये भी डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट अपीयर नहीं होगा. ये वाले प्योर रेसेसिव, रेसेसिव तो प्योर ही होता है, रेसेसिव ट्रेट है. इसलिए इन चार में से एक, तो चार में से एक तो 100 में से कितने? 25%. करेक्ट आंसर हो जाएगा भी. नेक्स्ट अगला 173 के बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है 180. द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम ट्वाइस इन ईच ऑफ द ईच सेल्स ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ माइटोसिस. इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज इज 8, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर S फेज. बहुत ही सिंपल बात है. बहुत सारा लिखा जरूर है बहुत कुछ, लेकिन काम की बात सिर्फ इतनी है कि जो इंटरफेज होती है उसमें से S फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए तो डबल होता है, रेप्लिकेशन होता है इसलिए, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर अलर्ट नहीं होता. अब पढ़कर देखते हैं इस बात को. द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम
इन ईच सेल, ठीक है। जो डिप्लॉयड सेल है वाई सेल, उसके अंदर 8 क्रोमोसोम उसके अंदर। ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज, G1 फेज के अंदर वो बोल रहा है 8 है, तो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर एस फेज, ये एस फेज कंप्लीट करने के बाद आफ्टर एस फेज कौन सी फेज आएगी, G2 फेज आएगी, उसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 8 ही रहेंगे। हाँ, सी वैल्यू में चेंज आ जाएगा, जैसे यहाँ पर ट्वाइस सी है, G1 फेज में अगर ट्वाइस सी तो एस फेज में डुप्लीकेशन हो जाएगा 4C, और G2 फेज के अंदर में मुझे अमाउंट दुगना हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछे 8 ही रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 181, which of the following राइबोसोमल आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा आरएनए की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनों को पता है कि एमआरएनए जानकारी लेकर आया है, टीआरएनए अमीनो एसिड को जोड़ने का काम करेगा, और राइबोसोमल आरएनए पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर देगा, तो कलर चल जाएगा ये। तो टीआरएनए काम आएगा, राइबोसोमल आरएनए काम आएगा, एमआरएनए काम आएगा, एसआईआरएनए ये वाला काम नहीं आएगा। एक्चुअल में ये है स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए या साइलेंट आरएनए भी है, जो कि एक सिंथेटिक आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, और ये साइलेंसिंग में मदद करता है, यानी इसकी प्रेजेंस से हम ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रोक सकते हैं, इसलिए साइलेंसिंग बोलते हैं। यहाँ पर इसका रोल नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 183 क्या बोल रहा है भाई, 183 समझते हैं। If the adenine makes 30% of the DNA molecule, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine in it? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो बोल रहा है कि एडेनिन 30%, यानी एडेनिन 30% है, तो फिर डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, इसका मतलब ये है कि जो थाइमिन होगा वो भी 30% होगा। परसेंटेज ऑफ थाइमिन, तो थाइमिन कहाँ 30% है, यहीं पर है 30%, आगे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन करके देखते हैं। और क्या मिलेगा मुझे, 30 और 30 60% तो ये हो गए, 40% और बचा। 40% के अंदर क्या क्या जाएगा, साइटोसिन और ग्वानिन, ये 40% में आएगा, तो बटेगा आधा आधा, तो इसके अंदर साइटोसिन 20% रहेगा और ग्वानिन 20% रहेगा, 40% हो जाएगा ऐसा करके। तो 60% ये है और 40% ये हो जाएगा, हो गया 100%। अब आप देखो, ग्वानिन के लिए 20 लिखा है, हाँ है, साइटोसिन के लिए भी 20 लिखा है, हाँ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 188 188 पे पहुंच गए अपन। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है द कोडॉन AUG यानी मिथ्योनिन कोड्स फॉर मिथ्योनिन एंड फिनाइलएलेनिन, नहीं भाई, यू ट्रिपल यू वो है फिनाइलएलेनिन के लिए, तो ये वाली बात तो गलत लिख दी है इसने। ये तो सही है मिथ्योनिन के लिए, लेकिन इसके लिए नहीं है, मतलब स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है AAA एंड AAG बोथ कोड्स फॉर द अमीनो एसिड लाइसिन। हाँ सर, ये लाइसिन के लिए AAA या AAG लाइसिन के लिए, तो पहला स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 188 इसके बाद में कौन सा आ रहा भाई, 196 देख लेते हैं। इन अ सैंपल ऑफ BDNA कंटेन 1 लाख न्यूक्लियोसोम, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ BDNA सैंपल। देखें जरा इस क्वेश्चन को, उसने दिया है कि कोई एक BDNA बायोलॉजिकल DNA, उसमें इतने न्यूक्लियोसोम है, उस तो ऐसे DNA की लेंथ कितनी होगी, और जो आंसर उसने दिया है मिलीमीटर में भी दिया है और सेंटीमीटर में भी दिया है, इसलिए अपनों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहीं दोनों सही ना हो, दोनों में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। अब सिंपल कैलकुलेशन, एक न्यूक्लियोसोम उसके अंदर 200 बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं एक न्यूक्लियोसोम के अंदर, ठीक है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अगर 10 बेस पेयर होंगे तो फिर उसकी लेंथ हो जाएगी, यानी वो पिच, हेलिक्स का पिच हो जाएगा, और इसकी जो लेंथ हो जाएगी 34 एंगस्ट्रॉम। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो 10 बेस पेयर के लिए अगर इतनी है तो 200 बेस पेयर के लिए कितनी हो जाएगी, 200 बेस पेयर की लेंथ कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 34 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 200, इतनी हो जाएगी। लेकिन ये 200 बेस पेयर तो एक न्यूक्लियोसोम है, यानी एक न्यूक्लियोसोम में DNA की लेंथ अगर इतनी होगी तो मेरे पास 1 लाख है,
हाँ 1,00,000 है। इतने न्यूक्लियोसोम अगर होंगे तो कितनी लेंथ होगी? तो एक के लिए अगर इतनी लेंथ आ रही है एक स्टॉर्म में, तो इतने के लिए कितनी आएगी? तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम इतनों से, 1,00,000 से। ये मल्टीप्लाई कर दिया 1,00,000 से, तो ये जो आएगा ये इतना, ये लेंथ आ जाएगी। लेकिन ये लेंथ काय में आएगी? एंगस्ट्रॉम के अंदर आएगी। हमें काय में चाहिए? मिलीमीटर में चाहिए। तो पहले जो एंगस्ट्रॉम है इसको आप मीटर में बदलो, यानी 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करो। मीटर में बदलने के बाद इसे मिलीमीटर में बदलो, यानी 1000 से फिर मल्टीप्लाई कर दो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। अब इस सबको कैलकुलेशन करो। देखो सिंपल है, ये -10 है, तो यहाँ कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये -10 गया और ये सारे सब निकल गई है, ये सब जीरो निकल गई, ये भी खत्म हो गया, ये भी सब खत्म हो गया। यहाँ आ जाओ, 34 2 जा, तो 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, 68 डिवाइडेड बाय 10, यानी ये हो जाएगा 6.8 क्या मिलीमीटर। 6.8 मिलीमीटर दिया है। सेंटीमीटर में क्या? सेंटीमीटर भी हो सकता है इसका, यानी 0.6 सेंटीमीटर होगा क्या? हाँ, करना कुछ भी नहीं है, ये 6.8 है, इसे डिवाइड करो सेंटीमीटर करने के लिए 10 से, तो हो जाएगा 0.68 सेंटीमीटर भी बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसलिए बोल रहा हूँ सारा करके देखना पड़ेगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सिंपल है, न्यूक्लियोसोम में कितना डीएनए है, तो फिर कितने न्यूक्लियोसोम दिए उनमें कितना डीएनए होगा, लेंथ कितनी होगी पता लगाया जा सकता है बिल्कुल आसानी से। छोटे मोटे कन्वर्जन है वो करते आना चाहिए आपको। 196 के बाद में 197, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉर्म इन मेसोफिल सेल। 4 कार्बन का कंपाउंड जो मेसोफिल सेल्स के अंदर बनेंगे ना, C4 प्लांट की बात हो रही है, कौन कौन सा है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, हाँ ये 4 कार्बन का बनता है। मेलिक एसिड में बदलता है वो, हाँ सही बात है, मेलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में, ये भी सही बात है। तो ए बी और सी तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 197 में करेक्ट आंसर हो गया। देन लास्ट वाला, लास्ट मतलब 198 वाला, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। ये मेसलसन स्टाल का डायग्राम दिया एनसीईआरटी वाला, पूछ रहे हैं कि क्या सत्य है इसके लिए करेक्ट, क्या करेक्ट है वो देखना है। रिलेटेड विद हर्शे एंड चेस, फालतू बात, हर्शे और चेस का तो टीटू बैक्टीरिया फेज पे किया था वो तो। रिलेटेड विद ई कोलाई, हाँ ई कोलाई से रिलेटेड है ये। इट इज रिप्रेजेंट सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन, हाँ ये सही बात है। हेवी आइसोटोप यूज किया गया था, हाँ N15 यूज किया गया था, सही बात है। यानी बी सी और डी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 198, इसके बाद में 199 199 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो स्टेटमेंट बेस्ड है। डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये मैं बहुत डिटेल में क्लास में आपको समझा चुका हूँ कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसको बोलते हैं। पहले हमने फ्रेम बनाई थी और फ्रेम बनाकर फिर 1 डिलीशन 2 डिलीशन 3 डिलीशन या 1 एडिशन 2 एडिशन 3 एडिशन कराए थे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है क्लास में मैं डिटेल में बता चुका हूँ आपको। पहले यहाँ देखता हूँ मैं, डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉजेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। हाँ, एक को या दो को हम इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा, फ्रेम बदल जाएगी। बी में बोल रहा है, इन हनी बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन क्वीन एंड वर्कर आर सेम। हाँ, 3 तरह के मेंबर होते हैं हनी बी के परिवार के अंदर, एक होते हैं ड्रोन, एक होते हैं वर्कर और एक होते हैं क्वीन। तो क्वीन और वर्कर ये फीमेल होती है, इनमें वर्कर स्टेराइल होती है, क्वीन फर्टाइल होती है, और उनमें वो डिप्लॉयड होते हैं ट्वाइस इक्वल टू 32, जबकि ड्रोन जो होता है वो हैप्लॉयड वाला होता है। तो हनी बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्वीन एंड वर्कर आर सेम, सेम है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये 199 भी कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन 200 वाला। ओके, तो 200 वाला अपना नहीं, जूलॉजी वाले लोगों का है, तो डॉक्टर साहब लोग बताएंगे आपको उसके बारे में। ये आपका जो 12 वाला 12 वाला पेपर था जिसमें कंप्लीट सिलेबस था नीट का, वो आपके सामने उसका कंप्लीट एनालिसिस किया गया है। इसी तरह से हर एक टेस्ट का एनालिसिस किया जाता रहेगा। फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल और फोकस कर दीजिए। बिल्कुल आखिरी मरहले, आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। अब आपके लिए और कुछ भागने की जगह नहीं है, बिल्कुल अच्छे से आप पेपर अटेंड कीजिए, अच्छे से उसी आपको पूरा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है क्लास में वैसा के वैसे, इवन आपसे पेपर उसी समय लिए जा रहे हैं जो आपका एक्चुअल समय है, तो आप बड़ा बढ़िया एडवांटेज लीजिए उसका। ये 12th वाला था। 13 के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। इस सेशन के लिए थैंक यू।